हाय बेटा, क्या हाल है। मेरा नाम है सौरभ और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले। ठीक है। ये चैप्टर क्लास 12th के एनसीईआरटी में है वैसे तो, लेकिन आपके जो एग्जाम्स हैं, आपके जो एग्जाम है जेई मेन है ना, तो जो जेई मेन एग्जाम है ये वाला आपका, इस एग्जाम में इसकी वेटेज आती है यानी कि इसके 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं अप्रॉक्स, यानी कि इसकी वेटेज है अप्रॉक्स 8 to 16 मार्क्स की, है ना। और क्या सीन है, आपका जो एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 12th का है ना, जो क्लास 12th का आपका बोर्ड एग्जाम है सीबीएसई का, उसमें इसकी वेटेज पता है कितनी है? उसमें इसकी वेटेज है अराउंड 10 से 12 मार्क्स की। ठीक है। और आपका जो एग्जाम है एनडीए, एनडीए में इसकी वेटेज पता है कितनी है? एनडीए में इसकी वेटेज अप्रॉक्स 20 से 25 मार्क्स की है बेटा इसकी वेटेज। ठीक है। यानी कि एनडीए की तो जो सेक्शनल कट ऑफ है वो अकेले इस चैप्टर से ही क्लियर हो सकती है बेटा। ठीक है। अब बच्चे सोचते क्या है कि इस चैप्टर में 10-15 ही फॉर्मूले हैं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं और उन्हें हम कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। पर दिक्कत क्या है बेटा, इस चैप्टर में अप्रॉक्स 100 से 150 फॉर्मूले हैं। तो अगर आपको सारे फॉर्मूले आते हैं तो अच्छी बात है, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, है ना। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं आते तो आप क्वेश्चन में सिर मारते रह जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं बेटा आपसे। ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं, ये देखो मैं मिनिमाइज करके दिखा रहा हूँ आपको, सारे फॉर्मूले अप्रॉक्स ये हैं। ठीक है। मैंने इसको 11 टाइप्स में बांटा है, 11 टाइप्स में बांटा है। ठीक है। जो सारे फॉर्मूले हैं हम वन बाय वन ईच टाइप को कवर करेंगे बेटा। तो चलिए देखते हैं। पहला टाइप है ये वाला जो हम टाइप 1 पे चल रहे हैं, है ना। पार्ट 1 जिसको मैंने नाम दिया है, ये पहला टाइप है बेटा हमारा। ओके। तो ये कह रहा है, पार्ट 1 को मैंने लिया है बेटा, पार्ट 1 लिया है मैंने, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को लिया है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज होता क्या है? आसान भाषा में बोलूँ तो, अगर एक हमारे पास मैट्रिक्स है ये वाली, है ना, अगर मैं इसको रो को, अगर मैं इसके रो को चेंज कर दूं कॉलम्स के अंदर, है ना, जैसे ये हमारे पास इसकी रो है, इसे चेंज कर दो कॉलम्स के अंदर, तो हमारा एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें मिल जाएगा बेटा। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है बेटा? इसकी डेफिनेशन कहती है अपने को, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, जो मैट्रिक्स मिलता है हमें फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए, है ना, किसी मैट्रिक्स ए से जब हमें मैट्रिक्स मिलता है, बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स, है ना, द ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड एंड डिनोटेड बाय ए डैश और ए की पावर टी। ऐसे हमें बेटा ट्रांसपोज मिलता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ट्रांसपोज निकालना बहुत सिंपल है, किसी मैट्रिक्स के रो को चेंज कर देंगे कॉलम्स के अंदर और कॉलम को चेंज कर देंगे रो के अंदर। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज है वो क्या होती है, उसे देखते हैं बेटा। जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज होती है हमारी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऐसी होती हैं कि अगर एक मैट्रिक्स है ना, अच्छा एक और चीज समझा देता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया वैसे ये चीज, कि आपका एक मैट्रिक्स जो ए है उसका ट्रांसपोज को हम ए की पावर टी भी बोल सकते हैं और ए की पावर डैश भी बोल सकते हैं। अलग अलग बुक में इसको अलग अलग तरीके से डिनोट किया गया होता है बेटा। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अगर एक बार हम एक मैट्रिक्स का डबल बार ट्रांसपोज ले लेते हैं, अगर एक मैट्रिक्स का हम डबल बार ट्रांसपोज ले लेते हैं तो क्या होगा, उसकी हमें ओरिजिनल वैल्यू ही मिल जाएगी। जैसे हमने क्या किया, हमने ए का ट्रांसपोज 2 बार ले लिया ना, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हमें ए ही मिल जाएगा बेटा। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज देखते हैं। अगर हमने ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी, उन दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज लिया तो वो बराबर है किसके? वो बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, है ना, उसको आपने कांस्टेंट नंबर स्मॉल ए से मल्टीप्लाई किया और फिर ट्रांसपोज लिया तो वो बराबर होगा ए इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है जी, वो उसके बराबर होगा बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स है ए इंटू बी, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर ट्रांसपोज लिया तो वो बराबर किसके होगा? वो बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। वो बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। जो फिर प्रॉपर्टी कह रही है, अगर आपने एक मैट्रिक्स है ए, है ना, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लो या आपने क्या किया, ए का ट्रांसपोज किया फिर डिटरमिनेंट लिया, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मतलब ए मैट्रिक्स का आप नॉर्मली डिटरमिनेंट ले लो, है ना, ए मैट्रिक्स से उसका डिटरमिनेंट ले लिया आपने, या क्या किया आपने, ए ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट लिया, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा? दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पहली 5 प्रॉपर्टीज कवर कर ली। आगे देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा अभी कहानी यहाँ से शुरू होती है बेटा। तो जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, अगर आपका क्या सीन है, आपका ट्रांसपोज उसी ए के बराबर है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो उसे हम बोलते हैं बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। लेकिन अगर आपका जो ट्रांसपोज है
वो -a के बराबर है। अगर आपका ट्रांसपोज -a के बराबर है या -a का ट्रांसपोज a के बराबर है, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ a ट्रांसपोज इक्वल टू a देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। एंड इफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a और -a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a देन a इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा दोनों मैट्रिक्स की। ठीक है, ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं पहले। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या कह रही है अपने को, ये कह रही है आपका इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर ए और बी दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो क्या होगा आपका -a k इंटू ए ट्रांसपोज ए की पावर n ए की पावर -1 बी ट्रांसपोज एंड ए बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर सिर्फ ए और बी सिमेट्रिक हैं तो उनसे सारी बनने वाली मैट्रिक्स, तो उनसे ये सारी बनने वाली मैट्रिसेस क्या होंगी, ये भी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होंगी, जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड k बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर है बेटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और b इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है, इसको ऐसे भी ले सकते हो या ऐसे ले सकते हो कि आपका a और b दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, एक ही बात है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टीज। अगर a और b सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने देन लिखा हुआ है इसलिए ना ध्यान देना इस पे, इफ a एंड b आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। ये कह रहा है बेटा अपने को a प्लस माइनस b, ये भी क्या होगी आपकी, ये वाली मैट्रिक्स जो बनने वाली है ये भी क्या होगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगी, है ना, ये भी क्या होगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी बेटा। और आपकी जो ये वाली मैट्रिक्स बनने वाली है ए बी प्लस बी ए, है ना, ये भी कैसी मैट्रिक्स होगी, ये भी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन अगर आपकी मैट्रिक्स आप ऐसे बना रहे हो, अगर आप ऐसी कोई मैट्रिक्स बना रहे हो बेटा ए बी माइनस बी ए, तो वो क्या होगी, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। एंड ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी। ओके, आपका ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कब, जब ए बी और बी ए बराबर होंगे। ठीक है जी, वैसे अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए इंटू बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी बेटा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी अंडरस्टूड पॉइंट है, इसमें कोई नई बात नहीं कही उसने, कि अगर आपकी ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी और बी ए दोनों क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा बेटा। ठीक है, इस पॉइंट को समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक के पॉइंट पढ़ते हैं आप। अगर आपकी जो ए है, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए की पावर 2n, है ना, ए की पावर इवन है मतलब, है ना, या ए की पावर ऑड है, तो ए की पावर 2n इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड ए की पावर 2n प्लस 1 जो ऑड पावर है आपकी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, ये आपकी क्या होगी बेटा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आगे बात करते हैं बेटा, आपका k इंटू ए, आपने क्या किया, एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया ए मैट्रिक्स से, के ए इज ऑल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ओके, के क्या हो गई बेटा हमारी, के हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। और अच्छा, अब यहाँ पे एक नई बी मैट्रिक्स की एंट्री हुई है, यहाँ पे ये बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बोल रहा है बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दैट ऑफ ए। ठीक है, अगर क्या कर रहे हो आप, आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स ली बी, है ना, जो सेम ऑर्डर की है जो ए की है, जो ए का ऑर्डर है वही सेम बी का ऑर्डर है बेटा, तो बी ट्रांसपोज ए बी, ये क्या होगी, इसका रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी बेटा वो भी क्या बनेगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी है और कई बार ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, अगर आप पीवाई यूज करते हैं तो आपने इस प्रॉपर्टी को देखा होगा बेटा। आगे देखते हैं, आपका अगर एक सी मैट्रिक्स है जो खाली कॉलम मैट्रिक्स है बेटा, सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स, और आप उसके साथ ए के साथ ऐसा करते हो, और आप उसको यूज करके ए के साथ ऐसा करते हो, कैसा, कि सी का ट्रांसपोज इंटू ए इंटू सी ऐसा करते हो, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 0। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन ये है कि आपकी जो सी मैट्रिक्स है वो एक कॉलम मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उसके अंदर रो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कॉलम ही कॉलम होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आपकी जो ए थी बेटा वो कैसी मैट्रिक्स थी, वो इस बार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। ठीक है, तो उसमें अगर आप ये करोगे ना बेटा, ऐसे ए और बी मैं कह रहा हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो आप ए प्लस या माइनस बी कर लो या ए बी माइनस बी ए कर लो, जो दोनों से रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएंगी वो कैसी आएंगी, वो आएंगी बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आएंगी। ठीक है, और ए बी प्लस बी ए करोगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी ए करोगे तो आएगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में आंसर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें 2 पॉइंट पता चलते हैं बेटा, कि अगर आपकी जो ए और बी मैट्रिक्स हैं,
आपकी जो ए और बी मैट्रिक्स हैं, अगर क्या सीन है वो दोनों सिमेट्रिक हैं, है ना, दोनों सिमेट्रिक हैं, तो आपका जो ए बी प्लस बी ए है वो आएगा सिमेट्रिक। लेकिन अगर आपकी ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तब भी ए बी प्लस बी ए क्या आएगा बेटा, तो भी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में आंसर देगा अपने को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है बेटा, हमने यहाँ पे पार्ट 1 कवर कर लिया। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। यहाँ पे हम कुछ स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो पहली मैट्रिक्स है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना, पहली मैट्रिक्स है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या कहती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर है a ट्रांसपोज इंटू ए एंड दैट इज इक्वल टू आई एन, वो उस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अगर एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो वो रिजल्ट में हमें आई दे दे, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, तो उसे हम बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और इसके बारे में एक खास बात क्या है, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का और इसके बारे में एक खास बात यह है बेटा कि जो आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ए, उसका अगर आप डिटर्मिनेंट लोगे तो वो +1 या -1 ही आएगा, बस और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया बेटा मैंने कि मॉड ए इज इक्वल टू प्लस और -1 इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ओके। अगली मैट्रिक्स है बेटा हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स है हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो क्या कह रही है, a square matrix A is called idempotent matrix provided it satisfies the relation A का स्क्वायर इक्वल टू A। अगर आपके A का स्क्वायर, आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका नाम है A, उसका स्क्वायर किया आपने और आपको A ही मिल गया, तो उसे हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अगली मैट्रिक्स का नाम है इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स का नाम है इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू आई, कि आपकी जो मैट्रिक्स थी A, उसका आपने स्क्वायर किया और आपको आई मिल गया बेटा, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। अगली मैट्रिक्स है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स ये कहती है बेटा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that a की पावर m is equal to 0. If m is the least positive integer such that a की पावर m is equal to 0, then m is called the index of the nilpotent matrix. ठीक है, चलो बताता हूँ क्या कह रही है। तो कोई मैट्रिक्स थी बेटा आपके पास ए, एक मैट्रिक्स थी ए नाम था उसका, तो आप उसकी पावर बढ़ाओगे ना, पहले एक करोगे, फिर एक का स्क्वायर करोगे, एक का क्यूब करोगे, कुछ भी करोगे ऐसे करके, तो आप पावर बढ़ाते गए और कोई पर्टिकुलर पावर पे आगे क्या हो गया, उस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हो गई। नॉर्मली जब ए की पावर बढ़ा रहे हो तो मैट्रिक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा होता है कि आपने उसकी मैट्रिक्स की कोई पावर बढ़ाई, आपने कोई मैट्रिक्स ली, उसकी पावर बढ़ाते गए आप, और कुछ टाइम बाद उसका रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया बेटा, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम पावर बढ़ा रहे हैं और उसका रिजल्ट 0 आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। और जिस पावर पर रिजल्ट 0 आया है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ ए की पावर 5 मुझे 0 दे रहा है ना, तो 5 क्या होगा, तो 5 क्या होगा बेटा, 5 होगा आपका आपका इंडेक्स होगा, इंडेक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, 5 होगा आपका इंडेक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इफ m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a की पावर m इज इक्वल टू 0, देन m इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं, यह है हमारी यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स। तो नाम से क्लियर है बेटा, इसका जो मॉडुलस है अगर वो +1 या -1 है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स। फिर आपका आ गई बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स, दोज मैट्रिसेस हुज डिटरमिनेंट इज 0, है ना, जिन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। आइडियली इनका इनवर्स जो है बेटा एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, कुछ स्पेशल केस में एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, इसका नाम है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे बेटा, है ना, कुछ कुछ। अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इन्वर्टेबल if there exists a square matrix B of the same order such that, ठीक है, बेटा A मैट्रिक्स जो है बेटा, A जो आपकी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब एक और मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करती है कि अगर आपने A इंटू बी किया तो आपको I मिल जाएगा, I, है ना, I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको उस ऑर्डर की, या आप B इंटू ए कर लो। अगर A इंटू बी और यहाँ B इंटू ए करने से I मिल रहा है आपको, तो हम कहेंगे भैया A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और A का इनवर्स B के बराबर है ना, ओके। जो ए इनवर्स है ना बेटा, ए इनवर्स ये मैट्रिक्स की दुनिया का 1/a है। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ये नंबर है 5,
5 का इनवर्स क्या होगा? 5 का इनवर्स होगा बेटा, 5 का इनवर्स होगा 1/5, है ना? 5 का इनवर्स है 1/5। वैसे ही ए इनवर्स का मतलब है 1/a, पर हम मैट्रिक्स फॉर्म में डिवाइड नहीं करते बेटा ऐसे, पर मोटा-मोटा ये चीज़ है, मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं करते। इनवर्स हम अलग तरीके से निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं ऐसे तरीके से कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। आई होप सबको एडजॉइंट ए क्लियर होगा। तो 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए करते हैं तो आपको ए इनवर्स मिलता है बेटा। पर असली में ये मैट्रिक्स की दुनिया का क्या है? ए इनवर्स की वैल्यू होती है 1/a, ठीक है? ओके, तो ए इंटू बी करने पे आपको आई मिल रहा है या बी इंटू ए करने पे आई मिल रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो बी है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? उसकी वैल्यू बराबर है ए इनवर्स के। इन सच अ केस वी कैन से दैट द इनवर्स ऑफ ए इज बी एंड वी कैन राइट इट एज ए इनवर्स इक्वल टू बी, ठीक है? ये बहुत आसान चीज कही है इसने। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, इसके बारे में हम कई बार भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसको ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, है ना? ये कह रही है ए इंटू एडजॉइंट है, आपने एडजॉइंट ए निकाल के उसको ए से मल्टीप्लाई किया, है ना? ए इंटू एडजॉइंट ए कर रहे हो या एडजॉइंट ए इंटू ए कर रहे हो, तो वो बराबर है किसके? वो बराबर है मॉड ए इंटू आई के। मॉड ए इंटू आई यानी कि मॉडुलस ऑफ दैट मैट्रिक्स इंटू आई, यानी कि आपने क्या किया? पहले मॉडुलस निकाल दिया उस मैट्रिक्स का, है ना? डिटरमिनेंट निकाल दिया आपने उस मैट्रिक्स का, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस ऑर्डर की, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट मिलेगा आपको किससे? ए इंटू एडजॉइंट ए से। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है? चलो, और ये तो हमारा क्लियर हो गया बेटा कि ए इनवर्स किसके बराबर है? 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए के बराबर है। ऐसे करने से हमारा इनवर्स है। यहाँ पे मैंने आपको इनवर्स निकालना सिखा दिया हल्का हल्का। अब यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट ए की और इनवर्स ए की, है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है? ये पढ़ने वाले हैं बेटा हम। तो पहली प्रॉपर्टी है बेटा रिवर्सल लॉ। ये कह रहा है अपने को इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए इंटू बी का इनवर्स बराबर है किसके? ये बराबर है बेटा बी इनवर्स इंटू ए की। और यही नहीं, अगर आप बहुत सारी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, बहुत सारी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं और सबका मल्टीप्लाई करने के बाद आप इनवर्स ले रहे हो, तो वो बराबर होगा सबके उल्टे इनवर्स से। ऐसे यहाँ पे सबको उल्टा कर दिया बेटा मैंने, है ना? यहाँ पे क्या होगा? ये जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है फर्स्ट में आ जाएगी एंड सो ऑन करते करते सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स तक पहुंच जाएगा बेटा। तो इसका रिजल्ट इसके बराबर है बेटा। आई होप ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, क्लियर होगी आपको। आगे देखते हैं। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। सिंगुलर का मतलब बताया था बेटा मैंने, है ना? सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर, है ना? सिंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं बेटा उनको। और जिनका इनवर्स 0 के बराबर नहीं होता उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो क्या बोला इसने बोला इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है? जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है उसका ही भाई बंधु है ये प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे था ना, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के, है ना? तो क्या सीन है आपका? ये भी एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के, ठीक है? आगे देखते हैं। अगर आपने एक मैट्रिक्स ली ई, अगर आपने एक मैट्रिक्स ली ए, उसका ट्रांसपोज किया आपने, है ना? उसका ट्रांसपोज किया आपने और उसका एडजॉइंट लिया, एडजॉइंट उसका एडजॉइंट लिया आपने, ठीक है? तो वो बराबर होगा एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज की। बहुत ही आसान प्रॉपर्टी, बहुत ही आसान कि आपने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर एडजॉइंट लिया या एडजॉइंट लेने के बाद ट्रांसपोज किया, दोनों केस में आपको आंसर सेम में मिलेगा बेटा। दोबारा पढ़ते हैं इस प्रॉपर्टी को। एक मैट्रिक्स थी ए बेटा, आपने क्या किया? उसका ट्रांसपोज लिया और फिर एडजॉइंट लिया। आपने उसका ट्रांसपोज लेने के बाद एडजॉइंट लिया या एडजॉइंट करने के बाद ट्रांसपोज लिया, दोनों केस में उसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो बराबर आएगी बेटा। दोनों केस में जो उसकी वैल्यू आएगी क्या आएगी? बराबर आएगी, ठीक है? चलो ओके, तो अब जो 4 प्रॉपर्टीज आने वाली हैं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ बेटा, मैंने जेई मेंस, है ना, जेई के 2025 और 2024 के क्वेश्चंस कर रहा था कुछ दिनों पहले। तो क्या देखा मैंने, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के जो एक बार का अटेम्प्ट होता है ना, जो जनवरी अटेम्प्ट है, जनवरी अटेम्प्ट और जो अप्रैल अटेम्प्ट है, एक बार के अटेम्प्ट में अराउंड 25 क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर से। तो मैंने 4 पेपर्स किए हैं ना, 4 मतलब मैंने सेशंस के पेपर्स किए हैं। तो अप्रॉक्स मैंने क्या देखा कि मैंने 100 क्वेश्चन किए हैं। मैंने 100 क्वेश्चन किए हैं, 100 में से अराउंड 50 क्वेश्चन, 100 में से अराउंड कितने? 50 क्वेश्चन जो है ना बेटा वो इन 4 प्रॉपर्टी से ही आए हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बाकी को समझ में आए आपको ना आए, पर ये 4 प्रॉपर्टी प्लीज समझ लेना बेटा, है ना? और आप खुद ट्राई करोगे ना, जब ये क्वेश्चन ट्राई करोगे आप 2025 के और 24 क्वेश्चन ट्राई करोगे, आप खुद देखोगे कि जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो देखते हैं बेटा।
एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है मॉड ए की पावर n माइनस वन के, है ना। ये तो फॉर्मूला एनसीईआरटी में भी दे रखा है आपको कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर है मॉड ए की पावर n माइनस वन के। अब यहाँ पे ट्रिक क्या आती है? ट्रिक ये आती है कि अगर आपने दो बार एडजॉइंट ले लिया, आपने एक मैट्रिक्स का दो बार एडजॉइंट ले लिया और फिर डिटर्मिनेंट लिया, तो उसकी पावर इस सेंस में बढ़ेगी बेटा कि मॉड ए की पावर n माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। मॉड ए की पावर n माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अच्छा, अगर मैं तीन बार एडजॉइंट ले लूं, अगर मैं तीन बार एडजॉइंट ले लूं एक मैट्रिक्स का, है ना, और फिर डिटर्मिनेंट लूं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? उसकी वैल्यू आएगी मॉड ए की पावर n माइनस वन के क्यूब के बराबर। मॉड ए की पावर n माइनस वन के क्यूब के बराबर। तो अगर कोई एक या दो बार और एडजॉइंट ले रहा है तो पावर में उतनी ही बढ़त हो जाएगी। जैसे अगर दो बार एडजॉइंट लिया, जैसे यहाँ पे एक ही बार एडजॉइंट लिया था, तो मॉड ए की पावर n माइनस वन। यहाँ पे क्या किया हमने? जैसे यहाँ पे दो बार एडजॉइंट लिया बेटा, तो पावर हो गई आपकी मॉड ए की पावर n माइनस वन का स्क्वायर। अगर आपने तीन बार एडजॉइंट लिया होता बेटा, तो आपकी वैल्यू हो जाती मॉड ए की पावर n माइनस वन के क्यूब के बराबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ और प्रॉपर्टीज इजी वाली कि आप डिटर्मिनेंट नहीं ले रहे इस बार, कि आप क्या कर रहे हो कि आप डिटर्मिनेंट नहीं ले रहे बेटा इस बार, एडजॉइंट है दो बार ले रहे हो बेटा, तो उसकी वैल्यू बराबर होती है मॉड ए की पावर n माइनस टू इंटू ए के बराबर होती है बेटा। मॉड ए की पावर n माइनस टू इंटू ए के बराबर होती है अगर आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स ए का दो बार एडजॉइंट ले लिया बेटा आपने। ठीक है, अब चलते हैं इस प्रॉपर्टी की तरफ। ये कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स थी ए, आपने उसका इन्वर्स करके फिर मॉड लिया आपने उसका, है ना, या मॉड लेने के बाद इन्वर्स कर दिया, तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। वैसे मॉड ए इन्वर्स की वैल्यू, है ना, जो ए इन्वर्स के मॉड की वैल्यू होती है बेटा, वो इसके बराबर होती है। ये अंडरस्टूड चीज़ है ना, क्योंकि ए इन्वर्स बताया था बेटा मैंने आपको। ए इन्वर्स जो आपकी मैट्रिक्स की दुनिया है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की दुनिया है बेटा, ए इन्वर्स वहाँ पे वन अपॉन ए की वैल्यू रखता है ना, वन अपॉन ए की वैल्यू रखता है। तो ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट लोगे आप, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। जो आप ए इनवर्स का डिटरमिनेंट लोगे उसकी तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी बेटा, तो वो बराबर हो जाएगा वन अपॉन मॉड ए के। ठीक है, ओके। लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ वाली देखते हैं। ए इनवर्स की पावर के, आपने ए इनवर्स की पावर के ली, तो वो बराबर होगा किसके? वो बराबर होगा ए की पावर के का इनवर्स के, वो इसके बराबर होगा बेटा। ठीक है, तो बेटा चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, है ना। मुझे पता है लेक्चर काफ़ी बोरिंग हो रहा है, पर ज़्यादा चॉइस नहीं है बेटा हमारे पास, है ना, क्योंकि ये सीन भी है कि अगर हम इंटरेक्टिव क्लास में होते, मैं क्वेश्चंस करा रहा होता, तो मैं बीच में आपको बोर नहीं होने देता। पर ये जो क्लास है इसमें थोड़ा प्रॉपर्टीज़ हैं खाली, है ना, खाली फॉर्मूले हैं, तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा अपने को, है ना। जो लेक्चर है इसको ऐसे ही करना पड़ेगा अपने को। कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी इस लेक्चर को वाइंड अप कर देता हूँ ताकि ज़्यादा आपको सहना ना पड़े। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है बेटा सम बेसिक प्रॉपर्टीज में हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कह रही है अपने को, इफ a1 a2 एंड सो ऑन टिल an आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन, है ना, a1 a2 एंड सो ऑन टिल an आपकी स्क्वायर मैट्रिसेस थी बेटा, है ना। आपने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई किया और फिर डिटर्मिनेंट लिया कलेक्टिवली, है ना। तो वो क्या किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a1 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a2 एंड सो ऑन टिल डिटर्मिनेंट ऑफ an। यानी कि मान लेते हैं, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको, एक मैट्रिक्स है ए, है ना, एक मैट्रिक्स है बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने डिटरमिनेंट ले लिया, तो वो बराबर होगा मॉड ए इंटू मॉड बी के, इसके बराबर होगा बेटा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारी मैट्रिसेस हैं बेटा, तो हम जो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमने कलेक्टिवली मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उनका डिटरमिनेंट लिया है ना, वो बराबर होगा इंडिविजुअली उनका डिटरमिनेंट लेके मल्टीप्लाई करने के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इफ k इज अ स्केलर, k इज अ स्केलर देन ka, है ना, k एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, एक नॉर्मल नंबर है k, उसको हमने a से मल्टीप्लाई किया फिर डिटरमिनेंट लिया, तो बराबर किसके होगा? वो बराबर होगा आपके k की पावर n इंटू मॉड a के, इसके बराबर होगा बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खासकर बोर्ड के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। बताता हूँ इसका मतलब क्या है और कैसे यूज होता है बेटा। आपने कई बार एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, मान लेते हैं एक मैंने क्या किया, एक k लिया, एक मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। जब मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट, मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यही जब मैंने क्या किया, मैंने k को एक डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किया, है ना, और मान लेते हैं हमारे पास ये 3x3 मैट्रिक्स थी, है ना, 3x3 मैट्रिक्स थी, ए हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स थी बेटा हमारे पास, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स थी बेटा हमारे पास। ठीक है, कि हमारे पास एक ऐसी एक मैट्रिक्स थी। तो जो ए थी हमारे पास, ए हमारे पास ऐसी एक मैट्रिक्स की बात करते हैं।
ओके, तो क्या किया बेटा, ए एक मैट्रिक्स है बेटा, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। आपने क्या किया, उसको डिटरमिनेंट लेके सिर्फ के से मल्टीप्लाई किया, के से, तो क्या होगा पता क्या क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ के वन, के टू और के थ्री, है ना। बाकी 4 5 6 एज इट इज, 4 5 6 7 8 9 ये सब एज इट इज होंगे। अब हुआ क्या बेटा बताता हूँ, हुआ क्या कि जब आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाता है, हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब आपने डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई किया तो एक बार मल्टीप्लाई करने से, एक बार मल्टीप्लाई करने से वो एक ही रो या एक ही कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अगर आपको हर एक रो, अगर आपको हर एक रो और हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो के की पावर उतनी रखनी पड़ेगी जितनी इस स्क्वायर जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है बेटा। जैसे यहाँ पे अगर मुझे हर एक एलिमेंट से के को मल्टीप्लाई करना है, मुझे हर एक एलिमेंट से के को मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे के क्यूब से इस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, तब जाके हर एक एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होगा। या इसको और एक और तरीके से कह सकते हैं, जो इस प्रॉपर्टी में बोला हुआ है कि अगर आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स ली ए, उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, और फिर डिटरमिनेंट लिया, तो वो बराबर होगा के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो इसके बराबर होगा बेटा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी कह रही है बेटा अपने को, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू ए, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू ए, यानी कि आपका इवन दो क्या सीन है, अगर आपका ए बी और बी ए बराबर नहीं है तब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट ले रहे हो तो ये वाला रूल फॉलो हो रहा है ना, ये वाला रूल कि ए इंटू बी करोगे फिर डिटरमिनेंट लोगे तो बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के, है ना। तो उल्टा भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। वो कह रहा है अपने को कैंसिलेशन लॉ डज नॉट नेसेसरली होल्ड। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन इन जनरल बी इज नॉट इक्वल टू सी इवन इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप अगर आपको दे रखा है कि ए बी और ए सी बराबर है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते बेटा कि बी और सी बराबर होंगे, इवन जो आपका ए है वो जीरो हो या नॉन जीरो हो, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर वो जीरो होगा, ए जीरो है मान लेते हैं, तो हमारे पास जो ए बी और ए सी की वैल्यू है वो तो बराबर आएगी, आएगी बराबर, ठीक है। लेकिन ए नॉन जीरो है बेटा, ए नॉन जीरो है हमारे पास, और तब भी क्या आ रहा है, तब भी आपके पास ए बी और ए सी बराबर आ रहा है ना। ए नॉन जीरो यानी कि ए की वैल्यू जीरो नहीं है, और तब भी आपने ए इंटू बी किया, ए इंटू सी के बराबर आ रहा है, तब भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बी और सी बराबर होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप हर प्रॉपर्टी के लिए, हर पार्ट के लिए यही बोल रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, बट एक काम करते हैं, ये ना इस जो लेक्चर है इसे खत्म होने देते हैं, फिर मैं बोलूंगा कि ऐसी 4-5 चीजें कौन कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, फिर आइडेंटिफाई करेंगे। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका पार्ट 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने आपको इनवर्स का और जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताई थी ना मैंने आपको, ए इनवर्स की, डिटरमिनेंट ए की, है ना, और एडजॉइंट ए की जो प्रॉपर्टी बताई थी वो इंपॉर्टेंट है, और जो पार्ट 7 है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। उसके अलावा बाकी चीजें इक्वल इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल नॉर्मल इंपॉर्टेंट है, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है आपका एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, है ना, इस पार्ट से पढ़ी थी हमने, ये वाले पार्ट में पढ़ी थी ना, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पार्ट 7 है हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहले पार्ट 6 कवर करते हैं और फिर हम पार्ट 7 की तरफ चलेंगे। यहाँ काम करते हैं, पार्ट 7 पहले कवर करते हैं फिर पार्ट 6 की तरफ आएंगे बेटा, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं बेटा पार्ट 7 क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। आपकी इक्वेशन ऐसे दे रखी है, जो आपका चैप्टर डिटर्मिनेंट है वो यहाँ से शुरू हो गया बेटा, है ना। डिटर्मिनेंट की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे आ जाती है अपने पास। आपकी इक्वेशन इस फॉर्म की है बेटा, a1x है ना, b1y c1z इज इक्वल टू d1, फिर a2x b2y c2 इक्वल टू c2z इक्वल टू d2, है ना। उसके बाद a3x b3y c3z इक्वल टू d3। आपकी प्रॉपर्टीज ऐसे दे रखी हैं बेटा आपको, सॉरी, आपकी इक्वेशंस ऐसे दे रखी हैं बेटा आपको, आपकी इक्वेशंस ऐसे दे रखी हैं आपको, ठीक है। चलो देखते हैं। तो नॉर्मली डिटरमिनेंट निकालना तो आसान है, डिटरमिनेंट ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग कि आपने सब जो नंबर्स हैं वाले a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इन सब का डिटरमिनेंट निकाल लिया, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला तरीका फॉलो करते हैं कि अगर ax आपका b के बराबर है ना, ax आपका b के बराबर है, तो x की वैल्यू होगी a इनवर्स इंटू b के बराबर होगी। एक तो ये तरीका है बेटा हमारे पास, ठीक है ना। ओके, जो डिटरमिनेंट चैप्टर है उसमें यूज करते हैं बेटा। कुछ और तरीके भी हैं आपके पास, हम उनको यूज करते हैं, है ना। और ये तरीके जो सिखाने वाला हूँ आपको, ये 2x2 के लिए भी होल्ड करते हैं। एग्जाम्पल दिखाता हूँ कैसे,
कि अब अच्छा इस रूल को हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल, है ना। कुछ बुक्स में, जैसे आपके जो अप्लाइड मैथ्स की बुक हैं और बुक्स हैं जो, उसमें इन्हें बोलते हैं बेटा हम क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल बोलते हैं बेटा इसे। क्या कहता है क्रैमर्स रूल, देखते हैं बेटा कि डिटरमिनेंट ए निकाल दिया आपने ऐसे करके, ठीक है, कि आपने A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 का आपने क्या निकाल दिया, आपने निकाल दिया डिटरमिनेंट, ठीक है, ओके जी। अब क्या करेंगे, जैसे मुझे निकालना है डिटरमिनेंट 1 निकालना है मुझे, है ना, डिटरमिनेंट 1 निकालना है, तो क्या करूंगा, जो हमारे यहाँ पे क्या थी, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम था बेटा हमारा, उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, D1 D2 D3 से। तो यहाँ पे A2, तो यहाँ पे A1 A2 A3 की जगह क्या आ गया, D1 D2 D3 आ गया बेटा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या किया बेटा हमने निकाला डिटरमिनेंट 2, हमने निकाला डिटरमिनेंट 2। तो डिटरमिनेंट 2 का मतलब क्या है कि जो हमारी, जो यहाँ पे थे ना हमारे पास, जो सेकंड हमारे पास कॉलम था, सेकंड कॉलम है ना, जिसमें हमारे पास y के एलिमेंट लिखे थे, y के एलिमेंट की जगह मैंने लिख दिया D1 D2 D3, ठीक है, ओके। और डिटरमिनेंट 3 क्या है, जो आपका z है, z के एलिमेंट जो थे बेटा हमारे पास C1 C2 C3, उसको रिप्लेस कर दिया हमने D1 D2 D3 से, क्लियर, ओके। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, डिटरमिनेंट 1 के लिए क्या किया बेटा मैंने, कि जो आपके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स थे उनको रिप्लेस कर दिया D1 D2 D3 से। डिटरमिनेंट 2 के लिए क्या किया बेटा, सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट्स थे उनको रिप्लेस कर दिया किससे, D1 D2 D3 से। और डिटरमिनेंट 3 के लिए क्या किया बेटा मैंने, आपके जो z के एलिमेंट्स थे कॉलम के, है ना, जो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स थे उनको रिप्लेस कर दिया D1 D2 D3 से। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे सबका डिटरमिनेंट निकाल लिया बेटा हमने। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा del 1 अपॉन del, y की वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारे पास del 2 अपॉन del, यानी डिटरमिनेंट 2 अपॉन डिटरमिनेंट, नॉर्मल डिटरमिनेंट, यानी कि y की वैल्यू हो गई बेटा हमारे पास डिटरमिनेंट 2 अपॉन डिटरमिनेंट, नॉर्मल जो आपका डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू पुट कर दिया आपने। और z की वैल्यू हो जाएगी del 3 अपॉन del, है ना, डिटरमिनेंट 3 अपॉन डिटरमिनेंट, ओके। अच्छा, ओके। और आपका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए बेटा, आपका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए अगर आपको ये लगाना है तो, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, ओके। तो ये टेबल बनाया बेटा मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से। क्या कहता है ये टेबल, ये कह रहा है आपका जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं है बेटा, डिटरमिनेंट निकाला आपने, उसकी वैल्यू 0 नहीं है। देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सोल्यूशन। आपकी यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि x y और z की एक ही वैल्यू आएगी बेटा आपके पास, है ना, मतलब एक सेट ऑफ वैल्यूज आएंगे आपके पास x y और z के, एक सेट ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे बेटा आपके पास। लेकिन अगर जो आपका डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर है, तो ऐसे केस में, ऐसी कंडीशन में दो केस पॉसिबल है बेटा। कि पहला केस ये है बेटा कि अगर आपका डिटरमिनेंट 0 है ना, और इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, if determinant is equal to 0 and any of del 1 del 2 and del 3 is non zero, कि ये तो 0 है लेकिन इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो भी है, then the system of equation is inconsistent and it will have no solution। अगर ये तो 0 है लेकिन जो इसके भाई बंधु हैं del 1 del 2 del 3, इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो हम बोलेंगे नो सोल्यूशन। लेकिन क्या सीन है बेटा, अगर हमारा जो डेल है, डेल वो 0 है ना, डेल 0 है बेटा हमारा, और हमारे del 1 del 2 del 3 ये सब क्या है बेटा, ये सब भी 0 हैं, तो हम बोलेंगे देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो उस केस में क्या होगा बेटा, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे अगर आपका डेल भी 0 है और आपका del 1 del 2 del 3 ये सब भी 0 है बेटा, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अब आते हैं हमारे पास यहाँ पे, ओके। अच्छा, एक और चीज जो मैंने पार्ट 7 बताया बेटा आपको, इसमें मैंने सिखाया आपको नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में। नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में क्या फर्क होता है बेटा, नॉन होमोजीनियस में ये होता है कि आपके जो तीनों वेरिएबल्स हैं ये भी इन्वॉल्व है, और आपके जो नंबर्स हैं, है ना, D1 D2 D3 ये नंबर्स भी इन्वॉल्व है बेटा। होमोजीनियस में क्या होता है, आपके वेरिएबल्स वाली इक्वेशन तो इन्वॉल्व होती है बेटा, लेकिन जो आपके कांस्टेंट नंबर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। ये फर्क होता है होमोजीनियस में और नॉन होमोजीनियस में बेटा। अब हम देखते हैं पार्ट 6, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। इसको देखते हैं बेटा। तो ये कह रहा है अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ द सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज 1, ठीक है। आपके जो वेरिएबल्स की पावर है ना, वो 1 होती है, अगर वो 1 है तो उसे बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं आपका होमोजीनियस इक्वेशन, है ना। लेट द 3 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 अननोन्स इज x y z b, ठीक है। आपकी जो इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है बेटा वो इस टाइप की हो गई आपकी a1x b1y एंड c1z इक्वल टू 0, ओके। यहाँ बात होगी बेटा हमारी।
यहाँ पे क्या सीन है, ये सब 0 के बराबर है बेटा, ये सब 0 के बराबर है। आगे देखते हैं बेटा क्या सीन है। क्लियरली x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस सिस्टम में ये जो आपकी जो इक्वेशन दे रखी थी बेटा, हमें इक्वेशन ए दे रखी थी, ये वाली ना जो 3 इक्वेशन दे रखी है, इसमें अगर हम x को 0 पुट करें, y को 0 पुट कर दें और z को 0 पुट कर दें, तो भी वो एक सोल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट तो इन्वॉल्व है ही नहीं, कांस्टेंट तो इन्वॉल्व है ही नहीं बेटा, है ना। तो आप x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो और z को 0 पुट कर दो, तो वो एक सोल्यूशन बन जाएगा बेटा। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड ट्राइवल सोल्यूशन। ठीक है, ट्राइवल सोल्यूशन बोलते हैं जब आप x, y और z को 0 पुट कर दो तो। ठीक है, एनी अदर सोल्यूशन, अगर कोई और सोल्यूशन आता है इसका, अगर x, y, z की वैल्यू कुछ और आती है बेटा, एनी अदर सोल्यूशन इज कॉल्ड अ नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए हैज अ नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। आपको गिवन है क्वेश्चन में कि जो ये इक्वेशन है ना बेटा, आपकी इक्वेशंस, इनका कोई नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है। क्या है बेटा, इनका कोई नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है। तो उस केस में क्या होगा बेटा, देखते हैं यहाँ पे, उस केस में क्या होगा देखते हैं। तो आपका डिटर्मिनेंट है बेटा, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो आप आराम से, जो डिटर्मिनेंट है ये आप आराम से निकाल सकते हो। अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाए नॉन जीरो, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली ट्राइवल सोल्यूशन एंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन इन दिस केस इज 1। तो क्या होगा आपका, ये केस आ गया बेटा यूनिक सोल्यूशन का, यूनिक सोल्यूशन का केस आ गया बेटा आपका। कब, जब आपका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो हो जाए बेटा तो। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए बेटा, आपका डिटर्मिनेंट हो जाए जीरो, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन एज वेल एज ट्राइवल सोल्यूशन। उस केस में क्या होगा, दोनों सोल्यूशन होंगे बेटा, ट्राइवल भी होंगे और नॉन ट्राइवल भी होंगे। ठीक है, एंड नंबर ऑफ सोल्यूशन इन दिस केस इज इनफाइनाइट। Thus, for non-trivial solution of system of homogeneous equation, determinant is 0। तो आपकी जो सिंपल वाली इक्वेशन थी, जहाँ पे हमारे पास कोई भी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, उससे डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे भैया इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और डिटर्मिनेंट 0 ना आए, कुछ और है, तो हम बोलेंगे बेटा क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। बहुत ही आसान चीज़ थी, कुछ टफ था ही नहीं बेटा इसके अंदर। ठीक है, दोबारा पढ़ लेना एक बार। ओके, अब चलते हैं पार्ट 8 की तरफ, जो कह रहा है अपने को कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो पार्ट 8 कह रहा है बेटा कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट पता होगा आपको कि मान लेते हैं एक नंबर है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता। ओके, एक नंबर है बेटा हमारे पास z इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर पता होगा ना आप लोगों को, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कॉन्जुगेट बेटा जो वर्ड है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता। कॉन्जुगेट पता होगा आपको कि मैंने एक नंबर लिया z, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, है ना। इसे कॉन्जुगेट लेंगे हम तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस जो आयोटा वाला नंबर है उसके साइन उल्टे हो जाएंगे बेटा। जो आयोटा वाला नंबर है आपका, उसके साइन हो जाएंगे उल्टे, यानी कि अगर वो प्लस है तो हो जाएगा नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता तो उसका अगर नेगेटिव होता तो उसके साइन पॉजिटिव हो जाते हैं बेटा। ठीक है, ये सीन है। तो कॉन्जुगेट इज नथिंग एल्स बट आपका जो इमेजिनरी नंबर है, आयोटा जो नंबर है बेटा, उन सबके साइन क्या हो जाते हैं, उन सबके साइन उल्टे हो जाते हैं, उल्टे। ठीक है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। तो अब क्या कर रहे हो, मैंने यहाँ पे बोला कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। A conjugate matrix is a matrix obtained from a given matrix A by taking the complex conjugate of each element। हर एक एलिमेंट का जब कॉन्जुगेट ले लोगे आप, तो आपको एक कॉन्जुगेट मैट्रिक्स मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है 1 प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट आ गया 1 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे एलिमेंट है 2 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आ गया बेटा 2 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे ये वाला एलिमेंट है 3 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आ गया 3 माइनस 4 आयोटा। तो हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटा, उसी के साइन उल्टे करते हैं। जो कांस्टेंट नंबर है, जो आपके फिक्स नंबर्स हैं, जैसे 8 का तो 8 ही आएगा बेटा, क्योंकि इसमें आयोटा है ही नहीं। 7 का 7 आएगा बेटा, क्योंकि इसमें आयोटा है ही नहीं। बाकी जिनमें आयोटा है उनमें आयोटा के साइन क्या हो जाएंगे बेटा, रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स, अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना है तो। ठीक है, अब कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख लेते हैं क्या है। आपने एक मैट्रिक्स है ए, उसका 2 बार कॉन्जुगेट ले लिया तो उसकी वैल्यू सेम मिल जाएगी बेटा आपको। ए प्लस बी का कॉन्जुगेट बराबर किसके है, वो बराबर है बेटा ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट के। उसके बाद आपका नंबर है अल्फा इंटू ए का कॉन्जुगेट, तो वो बराबर होगा बेटा अल्फा जो नंबर है। अब नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है रियल हो, नंबर हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो क्या होगा उस केस में, आपने एक नंबर लिया अल्फा, उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और कॉन्जुगेट ले लिया, तो वो बराबर होगा बेटा किसके, वो बराबर होगा अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, क्योंकि वो नंबर जो अल्फा है क्या पता वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, है ना। अल्फा बिंग एनी नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पे। अब ए इंटू बी, मतलब दो मैट्रिक्स थे आपके पास ए और बी, ए इंटू बी का कॉन्जुगेट बराबर है ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट के, एंड ए एंड बी बीइंग कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए और बी क्या हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं बेटा, तभी ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ओके।
अब चलते हैं पार्ट 9 की तरफ। 3 पार्ट और बच गए बेटा, 9, 10, 11, 3 पार्ट, बस फिर काम खत्म। आपका पार्ट 9 कह रहा है अपने को ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, ये कॉन्जुगेट वाला मैट्रिक्स का है ना, ये पार्ट जो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स है, ये आजकल नहीं आता बेटा, ये पहले आता था। ठीक है, आजकल मैं जो देख रहा हूँ वैल्यूज कम आ रही हैं इसमें, कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि क्या पता आ जाए तो पता होना चाहिए आपको कि ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं बेटा, है ना। कहीं ऐसा ना हो ना कि आपको वहां पे कुछ नई चीज मिले, आप लोग घबरा जाओ फिर, तो इसलिए मैंने करा दिया इसको। अब पार्ट 9 क्या कह रहा है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए की पावर थीटा। ठीक है, अब एक सी बेटा हमारे पास कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, उसमें क्या सीन था कि आपने सिंपल हर नंबर का कॉन्जुगेट ले लिया, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बेटा हमारे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि क्या करेंगे हम, पहले कॉन्जुगेट लेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे, या उल्टा कर सकते हो आप, पहले ट्रांसपोज ले लो फिर कॉन्जुगेट करो। बताता हूँ क्या कह रहा है बेटा ये। ठीक है, अच्छा सिंबल ऐसे होते हैं कि क्या बोलते हैं आपका ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है ना, ये सिंबल आप ऐसे लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, या तो ये लिख दो या सिंपली लिख दो बेटा ए की पावर थीटा। द कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए इज द सेम एज ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए। तो ये दोनों चीज क्या है बेटा, आपस में बराबर होती है। एग्जाम्पल दिखाते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स थी बेटा हमारे पास ए, है ना, 1 + 2 आयोटा 2 - 3 आयोटा एंड सो ऑन। ज्यादातर नंबर क्या है इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा। क्या किया हमने, पहले तो ले लिया इसका ट्रांसपोज, यानी कि जो रो थे वो चेंज हो गए किसके अंदर, कॉलम के अंदर, और फिर ले लिया उनका कॉन्जुगेट। देखो यहाँ पे था 1 + 2 आयोटा, यहाँ पे आ गया 1 - 2 आयोटा, यहाँ पे था 2, यहाँ पे था 2 - 3 आयोटा, यहाँ पे आ गया 2 + 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, यहाँ पे आ गया 3 - 4 आयोटा एंड सो ऑन, है ना। उसके बाद आपका जो सेकंड आपका जो रो थी 4 - 5 आयोटा, ये बन गया आपका 4 + 5 आयोटा, 5 + 6 आयोटा बन गया आपका 5 - 6 आयोटा, और 6 - 7 आयोटा बन गया आपका 6 + 7 आयोटा, है ना। और जो आपकी लास्ट यहाँ पे रो थी, ये बन गया बेटा हमारी थर्ड कॉलम, 8 का 8 एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है 8 ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर। 7 - 8 आयोटा एंड 7, 7 भी आपका क्या है, रियल नंबर है बेटा, और कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट कर ही दिया बेटा यहाँ पे। क्लियर है। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेटा इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, आपने 2 बार कॉन्जुगेट ले लिया बेटा, है ना, 2 बार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लिया तो उसकी वैल्यू सेम आएगी बेटा। ए प्लस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स थी ए, आपने के से मल्टीप्लाई किया उस मैट्रिक्स को और उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लिया बेटा आपने, तो बराबर किससे होगा, वो बराबर होगा के जो नंबर है, अब के कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। आपने के का कॉन्जुगेट लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया ए के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से, है ना, तो वो बराबर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये चीज जो है वो इसके बराबर है, यानी के इंटू ए की पावर थीटा इज इक्वल टू के का ट्रांसपोज। तो अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, जो कह रहा है अपने को के इंटू ए, है ना, एक मैट्रिक्स है ए, उसको के से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको क्या ले लिया, फिर ले लिया उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, है ना। ये किसके बराबर है, ये बराबर है कि जो आपका नंबर ए, जो नंबर के है बेटा आपका, के का क्या लिया आपने, के का ले लिया आपने कॉन्जुगेट, है ना, और जो मैट्रिक्स थी ए उसका ले लिया आपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, यानी कि के इंटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बराबर है के का कॉन्जुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, इसके बराबर है बेटा। ए इंटू बी की पावर थीटा इज इक्वल टू बी थीटा इंटू ए थीटा, ये आ गया बेटा। दैट इज वेरी सिंपल कि ए और बी दो मैट्रिक्स थी जिनको मल्टीप्लाई किया आपने, उनका जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है वो बराबर है बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी 9, यानी कि यहाँ पे हमारा पार्ट 9 जो था बेटा, पार्ट 9 वो खत्म हो गया। अब चलते हैं पार्ट 10 की तरफ। ये पार्ट 10 बहुत ही छोटा है, ये सारा रूल है, सारा रूल इज नथिंग बट एक और टेक्निक है डिटरमिनेंट निकालने की। पहले कभी यूज होता था, मतलब 4-5 साल पहले यूज होता था, आज के टाइम आपकी चॉइस है बेटा। जैसे आपका जो एग्जाम है जेईई मेंस या एनडीए एग्जाम है, उसमें डिटरमिनेंट कैसे निकालना है वो आपकी चॉइस है, उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है बेटा, है ना, आपको जो सही लगे वो निकाल सकते हो। मैं सिंपल दिखा देता हूँ कि सारा रूल क्या है बेटा। सारा रूल ये है बेटा, देखो एक डिटरमिनेंट है हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, है ना, डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या किया मैंने, ऐसे लिख दिया बेटा मैंने, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी कि 1 2 3 फिर 1 2, ये आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, पहले मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया बेटा a1 b2 c3, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई किया a1 b2 c3 आ गया, फिर ऐसे किया b1 c2 a3, ऐसे कर दिया बेटा, फिर ऐसे कर दिया c1 a2 b3, है ना, c1 a2 b3, ये सब हो गए प्लस के। अब नेगेटिव वाले कैसे आएंगे बेटा, नेगेटिव वाले आएंगे ऐसे a3 b2 c1 a3 b2 c1,
फिर B3 C2 A1, ये आ गया बेटा नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट होंगे, ऊपर से नीचे ऐड होंगे, और फिर ये वाला आ गया बेटा C3 A2 B1, ये आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है, ऊपर से नीचे वाले ऐड और नीचे से ऊपर वाले सब्ट्रैक्ट, तो ये था सारा रूल, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग, कैसे भी निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट 11 है ना, पढ़ते हैं, बस हमारी साइड डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, यानी कि ओके चलो लास्ट पार्ट पढ़ते हैं बेटा। पार्ट 11 कह रहा है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट P1 है ना, यानी प्रॉपर्टी 1 की कह रहा है अपने को, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स एंड वाइस वर्सा। ये क्या कह रहा है बेटा, बताता हूँ कि आपकी ये रो थी बेटा A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, A3 B3 C3, आपने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया, इसका ट्रांसपोज है ना, ऐसे बन गया भैया A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, और ट्रांसपोज करने के बाद आपने क्या किया, उसका डिटरमिनेंट लिया बेटा, तो दोनों की वैल्यू फिर भी सेम आएगी बेटा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम आएगी है ना। तो आप रोज को चेंज कर दो कॉलम्स में, या कॉलम को चेंज कर दो रो में, कैसे भी कर दो, आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी बेटा, बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ नई चीज़ है ही नहीं बेटा इसके अंदर। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी 2, ये कह रहा है बेटा अपने को, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि आपने कि आपका जो रो 1 है, रो 1 की जगह आपने रो 2 रख दिया, और रो 2 की जगह आपने रो 1 रख दिया, ऐसे कर दिया आपने, तो उस केस में क्या होगा, द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज बट इट्स वैल्यू रिमेन द सेम। साइन चेंज का मतलब क्या है, ये पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया, लेकिन वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है। एग्जांपल दिखाता हूँ क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे, ये हमारे पास फर्स्ट रो थी बेटा A1 B1 C1, ये सेकंड और ये थर्ड है ना, A3 B3 C3, क्या किया बेटा मैंने, थर्ड की जगह पे रख दिया इसको, थर्ड की जो ये वाली रो थी बेटा, थर्ड रो को रख दिया मैंने फर्स्ट रो की जगह, और है ना यहाँ पे बनाया था स्टार है ना, थर्ड रो को रख दिया फर्स्ट रो की जगह पे, और फर्स्ट रो को रख दिया थर्ड रो की जगह पे। ठीक है, ये काम किया बेटा मैंने यहाँ पे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये थी हमारी प्रॉपर्टी 2 कि मतलब अगर मैंने एक बार चेंज किया ना, अगर एक बार मैंने रोज चेंज कर दिया, रोज इंटरचेंज कर दिया बेटा मैंने, है ना, तो क्या होगा, आपकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसमें एक नेगेटिव आ जाएगा। अगर दो बार चेंज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपने दो बार चेंज कर दिया, यानी कि आपने इवन नंबर ऑफ टाइम चेंज किया, तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। लेकिन अगर आप ऑड नंबर ऑफ टाइम चेंज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू में नेगेटिव साइन आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देख लेते हैं। ओके, तो अब चलते हैं प्रॉपर्टी 3 की तरफ। ये कह रही है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। जैसे कि हमारे पास बेटा क्या है, एक हमारे पास डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1। तो इसमें क्या है, आपका जो रो 1 है और जो आपकी रो 3 है बेटा, ये दोनों आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बिना निकाले ही हम बोल सकते हैं 0। आप चाहो तो घर पे निकाल के देख लेना, पर इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। ठीक है, अगर एक डिटरमिनेंट में क्या सीन है, आपका कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, 0 आती है, उसकी वैल्यू आती है 0। ओके, अब चलते हैं प्रॉपर्टी 4 की तरफ। ये कह रहा है अपने को a common factor of all elements of any row or of any column may be taken outside the side of the determinant। ठीक है, ओके चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं कि आपका ना जो हर एक एलिमेंट था इस पूरी रो के अंदर, वो m से मल्टीप्लाई हो रहा था बेटा, ma1 mb1 mc1 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आप इसको डिटरमिनेंट से बाहर ले सकते हो बेटा, है ना। अच्छा, सिर्फ एक रो से बाहर आया है, अगर एक रो से बाहर आया तो यहाँ पे सिर्फ m आया बेटा। अगर ये हमारे पास दो रो से बाहर आता तो हम बोलते हैं इसको m स्क्वायर, और अगर ये हमें जो m है वो तीनों रो से बाहर आता तो हम बोलते हैं m क्यूब। ठीक है, एक प्रॉपर्टी रिवाइज भी कर ली हमने यहाँ पे। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी 5। ये कह रहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सम कॉलम और रो इज द सम ऑफ टू टर्म्स then the determinant is equal to the sum of two determinants, one containing only the first term in place of each sum and the other containing only the second term. The remaining elements of both the determinants are the same as in the given determinant। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सॉरी बहुत ही आसान स्टेटमेंट। क्या कह रही है बेटा कि आपका जो डिटरमिनेंट था बेटा वैसे दे रखा था आपको कि यहाँ पे B1 मतलब B1 B2 C3 कोई दिक्कत नहीं है, C1 C2 C3 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका फर्स्ट कॉलम है वो कैसे दे रखा है आपको, वो दे रखा है A1 प्लस अल्फा 1 A2 प्लस अल्फा 2 A3 प्लस अल्फा 3 ऐसे दे रखा है बेटा आपको, है ना। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, मैंने इसको दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया जहां मेरा सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम था, लेकिन जो फर्स्ट कॉलम था फर्स्ट कॉलम में क्या किया, पहली जगह पे मैंने पुट किया A1 A2 A3 और दूसरी जगह पुट किया बेटा मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। ये कह रहा है कि आपके जो कोई पर्टिकुलर रो या कॉलम किसी दो एलिमेंट के सम से बना है
तो उनको दोनों का आप अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन दोनों से दो अलग अलग मैट्रिक्स बनेंगी। फर्स्ट मैट्रिक्स में आप खाली फर्स्ट पार्ट लोगे और सेकंड मैट्रिक्स में खाली सेकंड पार्ट लोगे, और जो बाकी दो रोज और कॉलम्स हैं इनका कोई लेना देना नहीं है बेटा, वो दोनों में कॉमन आएंगी, वो दोनों में कॉमन आएंगी यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है बेटा। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस लेक्चर, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी टू रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय अ नंबर और एन एक्सपेंशन एंड इज देन एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम। क्या किया मतलब आपने जैसे यहाँ पे देखो बेटा, जो आपकी सेकंड रो थी है ना, मैंने क्या मल्टीप्लाई किया है कि जो आपका जो ये है सेकंड कॉलम, ओके, तो क्या किया बेटा, देखो ये किया है बेटा मैंने कि जब वो कॉलम 1 है, कॉलम 1 में क्या अप्लाई किया, कॉलम 1 में अप्लाई किया मैंने कॉलम 1 प्लस m इंटू कॉलम 2, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना कि किसी रो या कॉलम में है ना, किसी और रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी बेटा। यहाँ पे देखो पहले भी इसकी वैल्यू ये थी बेटा, पहले भी इसकी वैल्यू डेल थी, है ना, और आपने क्या किया, आपने किया जो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं b1 b2 b3 उन सबको m से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड कर दिया बेटा, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम है बेटा, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम है डेल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, तो जो भी व्यूज़ हैं आप लोगों के इस वीडियो के रिगार्डिंग वो आप मुझे दे सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो, है ना, या कुछ चीज़ें ख़राब लगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो जनरली पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बेटा, बाय एंड ऑल द बेस्ट।